क्या हो अगर हम आपको बताएं कि चीन का 28 अरब डॉलर का सपना शुरू होने से पहले टूट गया। चीन चाहता था भारत के मलक्का जल डमरूस्त्र पर निर्भरता से बाहर निकलना, एक ऐसा कदम जो वैश्विक व्यापार को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन भारत सिर्फ देखता नहीं रहा, उसने चुपचाप चाल चली और चीन को पीछे धकेल दिया। तेज राजनीतिक और खामोश कूटनीति के साथ भारत ने इस विशाल योजना को बीच रास्ते में ही रोक दिया। यह सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह ताकत, प्रभाव और एशिया के भविष्य की लड़ाई थी। अंत तक बने रहें, क्योंकि जो भारत ने किया वह असाधारण था। आज की कहानी समझने के लिए हमें 2010 में वापस जाना होगा। उस समय चीन बदल रहा था, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, सेना का विस्तार हो रहा था और दुनिया भर में चीन बंदरगाह बना रहा था। चीन फैक्ट्रियां पूरी दुनिया को सम्मान दे रही थी, चीनी जहाज हर महासागर में दिखाई दे रहे थे और इसी के साथ चीन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बीजिंग को लगने लगा कि दुनिया के नियम अब पश्चिम नहीं चीन लिखेगा। फिर आया सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, पाइपलाइन चीन को जोड़ने के लिए यूरोप से, अफ्रीका से, दक्षिण एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से, बीजिंग से अरबों डॉलर बाहर जाने लगे। चीन को लगा अब वह एशिया का नया राजा है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, एक अस्तित्व का संकट जिसे न पैसा हल कर सकता था न सैन्य ताकत। उसका नाम था मलक्का जल डमरू मध्यस्थ। सोचिए, आप एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, फैक्ट्री पूरी क्षमता पर चल रही है, हर दिन 10 मिलियन बैरल तेल की जरूरत है, दुनिया भर में खरबों डॉलर का व्यापार है और यह सब एक ही संकरे समुद्र रास्ते से गुजरती है। हर साल 80,000 जहाज मलक्का से गुजरती है, हर दिन 200 से ज़्यादा जहाज और 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार। दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 40% तक चीन के लिए यह और भी गंभीर था। उसके यतीत तेल का लगभग 80% यहीं से गुजरता था। चीन के समुद्री व्यापार की 2/3 इसी पर निर्भर था और यहीं आता है भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप सीधे मलक्का की ओर बढ़ते हुए। भारतीय नौसेना इन जल क्षेत्रों में गश्त करती है, भारतीय निगरानी प्रणाली हर जहाज पर नजर रखती है और अमेरिका, भारत का साझेदार, भी इस क्षेत्र में मौजूद है। बीजिंग के लिए यह अपमानजनक था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक संकरे समुद्र रास्ते पर निर्भर, जिसे संकट में प्रतिद्वंदी रोक सकता था। चीन ने इसे कहा मलक्का दुविधा और यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोर बन गई। संकट की स्थिति में यह रास्ता सैद्धांतिक रूप से तुरंत बंद किया जा सकता था। चीन ने इसे नाम दिया मलक्का दुविधा और इसने चीन राजनीतिकारों की नींद उड़ा दी। इसलिए एक नई योजना बनी। यह विचार नहीं थी। 17वीं सदी में दक्षिण थाईलैंड के क्री इस्तामुस में नहर काटने का प्रस्ताव आया था। सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर चौड़ी जमीन, एक तरफ अंडमान सागर, दूसरी तरफ थाईलैंड की खाड़ी, और सवाल था क्या यह शॉर्ट कट बनाया जा सकता है अगर जहाज को पूरे मलय प्रद्वीप के चारों ओर घुमाना ना पड़े। अगर एक मानव निर्मित जलमार्ग सीधे रास्ता दे दे तो वैश्विक व्यापार हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन सदियों तक यह सिर्फ विचार ही रहा। इंजीनियरिंग कठिन थी, राजनीतिक संवेदनशील और लगाव बहुत भारी। फिर 21वीं सदी में चीन आया। 2010 के बाद चीन ने इस विचार को नई नज़र से देखा। यह था मलक्का दुविधा से निकलने का रास्ता, यह था भारत की भौगोलिक पकड़ तोड़ने का रास्ता। प्रस्ताव विशाल था, 102 से 128 किलोमीटर लंबी नहर, 400 मीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी, इतनी बड़ी कि सबसे बड़े तेल टैंकर भी गुजर सके। लागत 20 से 28 अरब डॉलर, समय 8 से 10 साल। मलक्का की तुलना में 1200 किलोमीटर कम दूरी, हर यात्रा में 3 से 4 दिन की बचत। एक बड़े तेल टैंकर के लिए लगभग 3.5 लाख डॉलर प्रति यात्रा बचत। लंबे समय में परिवहन लागत 15% तक कम। लेकिन यह सिर्फ पैसा की बात नहीं थी, यह था आज़ादी। चीन अपनी सबसे बड़ी कमजोरी खत्म करना चाहता था। अगर
क्र नहर बन जाती तो चीन मलक्का पर निर्भर नहीं रहता। दक्षिण चीन सागर से सीधे अंडमान सागर और फिर हिंद महासागर, पूरे क्षेत्र का रणनीतिक संतुलन बदल जाता। भारत की भौगोलिक बढ़त खत्म, अमेरिका नौसेना की पकड़ कम, चीन को दो महासागरों के बीच सीधा रास्ता मिल जाता। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। चीन बना रहा था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बंदरगाहों का नेटवर्क, नौसैनिक अड्डे, राजनीतिक ठिकाने, और पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, जिबूती, हिंद महासागर में चीनी मौजूदगी बढ़ रही थी। अगर क्र नहर बनती तो ये सारी राजनीतिक ठिकाने एक दूसरे से जुड़ जाते और चीन पहली बार हिंद महासागर में अस्थायी शक्ति बन जाता। अगर क्र नहर बनती तो चीन युद्ध तोप मलक्का चोक पॉइंट से बचते हुए सीधे प्रांत से हिंद महासागर तक पहुंच जाते। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन के लिए सुरक्षा नहीं बल्कि भारत के चारों ओर राजनीतिक घेरा बन जाती। 2015 में एक चीनी थाई कंपनी ने नहर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चीन तैयार था, अरबों डॉलर लगाने के लिए मशीनें काम कर रही थी, अब सच के करीब था। और तभी भारत ने कदम उठाया। भारत ने घबराहट नहीं दिखाई, कोई धमकी नहीं दी, कोई सैन्य बयान नहीं। भारत चुपचाप काम में लग गया। भारतीय अधिकारियों ने तुरंत समझ लिया यह सिर्फ परियोजना नहीं, एक राजनीतिक ऑपरेशन था। भारतीय राजनीतिक बैंकॉक पहुंचे, रक्षा विशेषज्ञ ने निजी बातचीत शुरू की। संदेश साफ था, देखिए चीन ने अन्य जहाज़ों पर क्या किया है। श्रीलंका हबंटन बंदरगाह चीन ने ऋण दिया, श्रीलंका चुका नहीं पाया और बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को चला गया। पाकिस्तान में चीनी निवेश और इसके साथ बीजिंग का तटस्थ प्रभाव विदेश नीति तक प्रभावित होने लगी। सवाल था, क्या थाईलैंड भी यही चाहता है? इसे कहा गया ऋण जाल कूटनीतिक। आप पैसा लेते हैं, चुका नहीं पाते और एक विदेशी शक्ति आपके अंदर राजनीतिक पकड़ बना लेती है। भारत ने यह संदेश शांत लेकिन लगातार दिया। भारतीय थिंक टैंक रिपोर्ट जारी करने लगे। नहर का मार्ग दक्षिण थाईलैंड के संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरता, जहां पहले से अलगाववादी तनाव था, सुरक्षा जोखिम बहुत बड़ा था। सिंगापुर और मलेशिया भी सामने आए, उनकी अर्थव्यवस्था मलक्का मार्ग पर निर्भर थी। नहर बनती तो व्यापार दूसरी ओर चला जाता, लगभग 60,000 लोग विस्थापित होते, मछुआरे, किसान, अस्थायी समुदाय। पर्यावरणीय नुकसान भी भारी होता, कूटनीतिक आर्थिक चिंता, राजनीतिक जोखिम, पर्यावरणीय खतरा और ऋण जाल का डर सब एक साथ बढ़ने लगे। थाईलैंड का उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन भारत अकेला नहीं था। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक समूह क्वाड, 4 लोकतंत्र शक्तियाँ और इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखना चाहती थी और यही से खेल पूरी तरह बदल गया। क्वाड सिर्फ एक समूह नहीं था, यह 4 लोकतांत्रिक शक्तियों की समझ थी कि इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती शक्ति संतुलन बदल सकती है। भारत ने इसी ढांचे के भीतर शांति कूटनीतिक दबाव बनाए रखा। वाशिंगटन, टोक्यो, कैनबरा, नई दिल्ली संदेश एक साथ। दक्षिण थाईलैंड में चीनी नहर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल देगी और इसका फायदा सिर्फ बीजिंग को होगा। थाईलैंड अपनी स्वतंत्र को महत्व देता है, महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाना उसकी पुरानी नीति है। जब उसने परियोजना को ध्यान से देखा, उसे समझ आया कि उसकी संप्रभुता कम कर रही है और 2020 में थाईलैंड ने घोषणा की कोई क्र नहर नहीं बनेगी। 200 साल पुरानी सपना समाप्त। नई दिल्ली में कोई जश्न नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कोई विजय भाषण नहीं, लेकिन रणनीतिकार जानते थे भारत जीत गया है। चीन के तेल आयात का लगभग 80% अब भी मलक्का से गुजरता है। हर 100 बैरल में से 80 बैरल उसी संकरे रास्ते से। शांत समय में यह सुविधा और असुविधा है, तनाव के समय यह कमजोरी, युद्ध में
यह विनाशकारी हो सकता है। चीन यह जानता है। कर नहर फिलहाल खत्म। चीन अभी भी मलक्का पर निर्भर है। भारत अभी भी अंडमान से निगरानी कर रहा है। अमेरिका नौसेना अब भी मौजूद राजनीतिक संतुलन बनाए हुए हैं, लेकिन भारत सिर्फ रोक नहीं रहा था, भारत अपनी ताकत बना रहा था। भारत नौसेना तेजी से बढ़ रही थी। नई पनडुब्बियां, नई विमान वाहक पोत और नए नौसेना अड्डे। हिंद महासागर में हर दिशा में विस्तार। मालदीव के साथ साझेदारी। मध्य हिंद महासागर में मौजूद सेल्स, मॉरिशस, पश्चिम क्षेत्र में प्रभाव। अफ्रीका देशों से सहयोग गहरा। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, हिंद महासागर की मुख्य शक्ति बन रहा था। उधर चीन गद्दावर बन रहा था और इधर भारत चाबहार विकसित कर रहा था। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा रास्ता। यह सिर्फ बंदरगाह नहीं था, यह रणनीतिक जवाब था। भारत ईरान में 4 बंदरगाह विकसित कर रहा था। यह बंदरगाह भारत को देता है अफगानिस्तान तक सीधा रास्ता, मध्य एशिया तक सीधा संपर्क और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर यह सिर्फ बंदरगाह नहीं, आर्थिक भूगोल का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसी बीच अंडमान और निकोबार राजनीतिक केंद्र बन गए। नए एयरस्ट्रिप, नई मिसाइल प्रणाली, नई नौसेना जहाज दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर की ओर हर गतिविधि पर निर्भर और निगरानी। संदेश स्पष्ट था, अगर भविष्य में नहर बन भी जाए, भारत फिर भी नज़र रखेगा। अंडमान की भौगोलिक बढ़त कोई नहर खत्म नहीं कर सकती। भारत ने अपनी भौगोलिक स्थिति को रणनीतिक शक्ति में बदल दिया। धैर्य, निरंतरता और दीर्घकालीन दृष्टि से के साथ। जब थाईलैंड नहर से पीछे हटा, उसके विकसित नहीं हुआ, तो उसने नया रास्ता चुना। नहर की जगह लैंड ब्रिज परियोजना। एक तट पर माल उतारेगा, जमीन से जाएगा दूसरे तट पर, फिर जहाज। यह अलमार्ग नहीं, लॉजिस्टिक रिकॉर्ड था। सबसे बड़े टैंकर नहीं, कोई युद्ध तोप नहीं, कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं, सिर्फ व्यापार, और यह सभी के लिए खुला। भारत, जापान, अमेरिका सभी निवेश कर सकते थे, किसी एक देश को नियंत्रण नहीं। यह क्वाड का लक्ष्य था। संतुलन थाईलैंड ने चुना, संतुलन, स्वतंत्र, संप्रभुता, और इस निर्माण के पीछे भारत की शांति कूटनीतिक थी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ राजनीतिक नहीं, लोग भी हैं। 60,000 लोग विस्थापित होते, किसान अपनी जमीन खोते, मछुआरे अपना समुद्र खोते, गांव नक्शे से मिट जाते। श्रीलंका का बंदरगाह कर्ज नहीं चुकाया गया और नियंत्रण चला गया। यह सबक पूरे क्षेत्र ने देखा। इसलिए कर नहर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं था, यह लोक की भविष्य भी था। और यही भारत की राजनीति और मानवीय हित एक साथ आ गए। कर नहर का विरोध राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित था, हाँ, लेकिन यह उन लोगों के हित में भी था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते। किसान अपनी ज़मीन खो देते, मछुआरे अपना समुद्र खो देते, स्थानीय समुदाय तनावग्रस्त क्षेत्र में फंस जाते। विकास के नाम पर यही परियोजना स्थानीय लोगों के लिए समाधान नहीं, समस्या पैदा करती। यही राजनीतिक हित और मानवीय हित एक साथ आए। चीन की ग्वादर, हवंटा, टोक, जिबूती, हिंद महासागर में बंदरगाह का नेटवर्क, उद्देश्य व्यापार, सुरक्षा करना, नौसैनिक पहुंचना और बढ़ाना। लेकिन एक कमजोरी थी, मलक्का जलडमरू मध्य, एक संकरा रास्ता जिससे चीन बच नहीं सकता। इसलिए कर नहर का सपना, लेकिन यह सपना हकीकत नहीं बन पाया। भारत ने सीधे टकराव के बजाय धैर्यपूर्वक राजनीतिक अपनाई, साझेदारी बनाई, भरोसा बनाया और चुपचाप निर्णयों को प्रभावित किया। सबक साफ है, भूगोल और राजनीतिक कच्ची ताकत से बड़ी होती है। चीन ने नियंत्रण की कोशिश की, भारत ने संतुलन बनाया, साझेदारी, विश्वास, स्थिरता। आज भारत पहले से ज़्यादा मजबूत है। हिंद महासागर में बढ़ता प्रभाव, लक्ष्य प्रभुत्व नहीं, स्थिरता, खुले व्यापार मार्ग, संतुलन, शक्ति। चीन की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। नए रास्ते, आर्कटिक जमीन
कॉरिडोर कर फिर लौट सकती है, लेकिन फिलहाल संतुलन भारत के पक्ष में है। यह कहानी सिर्फ भारत और चीन की नहीं, यह वैश्विक व्यापार से है। भविष्य की कहानी है। हिंद महासागर दुनिया का नया केंद्र बन रहा है और भारत उसके केंद्र में खड़ा है।